अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इसको खोल देना। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। और हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें, मतलब स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने मैक्सिमम कवर किया था लास्ट वाले लेक्चर में, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये डिफरेंस सीखा कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो उसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है ना, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आंसर में भी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एक में डॉट लगता है, एक में क्रॉस लगता है, एक में फंक्शन कॉस थीटा यूज होता है और एक में फंक्शन साइन थीटा यूज होता है। ठीक है ना, ये डिफरेंसेस थे। अच्छा, अब हमने जो है वो लास्ट टाइम जो है वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स तक तो लिख दिया था, लेकिन हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है ना, तो कंटिन्यू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। वेक्टर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख ली थी, इसकी इक्वेशन जो होती है इक्वेशन लिख ली थी, यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। और इसकी एग्जांपल्स हमने लिख ली थी। इक्वेशन क्या थी इसकी? ए क्रॉस बी बराबर होता है सी के, और अगर आपने इधर सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो फिर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है ना। और ये थीटा हमेशा से एंगल होता है ए और बी के दरमियान। अगर ये यहाँ कॉस थीटा भी होता जैसे स्केलर प्रोडक्ट में था तो तब भी वो थीटा किसके दरमियान होता है? ए और बी के दरमियान। तो यहां तक हम लोगों ने इस चीज को कवर कर लिया था। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को एक टॉर्क की एग्जाम्पल लिखवाई थी और साथ साथ एक एंगुलर मोमेंटम की एग्जाम्पल लिखवा दी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स से इसकी स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वेक्टर सी से। देखो, हमारे पास ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, और साथ साथ सी जो आया वो भी वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर देखो आप एरो भी नजर आ रहा है ना। इसका मतलब यहां पर ए की भी डायरेक्शन है, यहां पर बी की भी डायरेक्शन है, और यहां पर जो वेक्टर सी आ रहा है उसकी भी डायरेक्शन होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम यहां पर पहले यहां पर जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वेक्टर सी मिल रहा हो तो उस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? उसूलन, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लॉज, वो जो सी वेक्टर है वो कहां एग्जिस्ट करना चाहिए, वो कहां पर लाए करेगा, इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेक्टर की सी की डायरेक्शन। सबसे पहली बात, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो, सी के दो नाम है। मैं सी को सी भी कह सकता हूं, और क्योंकि सी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी के बराबर है, तो उसको यूं भी कहा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ सी या फिर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बात एक ही है, बात को समझिएगा बात ना, क्योंकि ए क्रॉस बी ही बराबर सी के है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब ही सी होता है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या फिर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि जो वेक्टर सी होता है, सी वेक्टर जो होता है वो हमेशा, जो हमें यहां पर सी वेक्टर मिलेगा वो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगा मल्टीप्लाई होने वाले जो दो वेक्टर्स हैं उन दोनों के। मतलब सी जो है वो परपेंडिकुलर ए के भी होगा और जो सी है परपेंडिकुलर बी के भी होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है और बी जो है वो वाई एक्सिस पर है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सी मिल रहा है, तो वो कहां मिलेगा? तो वो जेड एक्सिस पर मिलेगा। अगर ए वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस पर है
अगर बी वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस पर है, तो जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो सी वेक्टर कहां मिलेगा, तो वो एक्स एक्सिस पर मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सी वेक्टर होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है, या ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा मल्टीप्लाई होने वाले जो दोनों वेक्टर्स होते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ए के भी और बी के भी, किसी एक के नहीं, दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। या इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, टू बोथ ए एंड बी, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है, दैट इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane containing A and B, A and B। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब दो तरीके होते हैं इस बात को लिखने के, या तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिख दो कि सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए और बी के, या तो सिंपल ऐसे बोल दो, वरना फिर ये बोलोगे कि जिस प्लेन पर ये दोनों वेक्टर्स होंगे, जो सी वेक्टर होगा हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन क्या होता है, प्लेन टू डायमेंशनल होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोर्ड है ना, अगर ये जो ए और बी वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर जो है वो इस बोर्ड के एक्स एक्सिस पर हो, और दूसरा वेक्टर जो है बी वो इस बोर्ड के वाई एक्सिस पर बनाया जाए, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा ये दोनों वेक्टर्स ए और बी कौन से प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई, एक्स वाई, है ना। तो ये कौन से प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनका जो एग्जिस्टिंग प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, तो जो सी वेक्टर होगा वो ना एक्स पर होगा ना वो वाई पर होगा, बल्कि वो जेड एक्सिस पर होगा, मतलब इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। और वो कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ, यानी कि जेड एक्सिस पर ऐसे बाहर की तरफ, या तो इसी जेड एक्सिस पर अंदर की तरफ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस प्लेन पर ए और बी मौजूद होंगे, सी वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। मतलब इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि if A and B lie on XY plane, then C will be on Z axis, या will be along Z axis, along Z axis। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए और बी मौजूद हो एक्स वाई प्लेन पर, तो जो सी वेक्टर होगा वो ना एक्स पर होगा ना वाई पर होगा, मतलब इस प्लेन पर कहीं पर भी नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो जेड एक्सिस पर होगा। और इसी को अगर आप यूं लिख दो कि अगर ए और बी लाए कर रहे हो एक्स जेड प्लेन पर, एक्स जेड प्लेन पर, है ना, इसको तो मैं सेम ही लिख रहा हूं, एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। आप इसको कर दो एक्स जेड प्लेन, तो बताओ फिर सी कहां पर होगा, एक्स और जेड तो आ गए ना, तो कौन सा मिसेंगे, वाई, तो सी कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर। अगर इसको हम यूं कर दें कि ए और बी लाए कर रहे हैं वाई जेड प्लेन पर, वाई जेड प्लेन पर, तो सी कहां पर होगा, सी कहां पर होगा, सी हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। तो जिन दो एक्सिस से मिलकर प्लेन बन रहा हो, जिन दो एक्सिस से मिलकर प्लेन बन रहा हो, सी वेक्टर हमेशा उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात एक। इसी तरीके से एक बात और, चलो हमने ये बात तो डिस्कस कर ली कि जो सी जो होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर हमें इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो कि जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है, तो उसका डिटरमाइन करने का तरीका होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है ना। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दो तरीके से लिखेंगे, ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं, या फिर सी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। इसको डिटरमाइन करने का तरीका होता है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है।
अच्छा, राइट हैंड रूल को बनाने के लिए यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम्स बना देता हूं। कॉमनली यही डायग्राम्स बनाई जाती हैं समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हो। हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, कौन सा एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, कौन सा एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। और हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें जो, अच्छा हमें एक बात पता है कि जो ए है वो एक्स एक्सिस पर है, जो बी है वो वाई एक्सिस पर है। कौन से प्लेन पर है ये? एक्स वाई प्लेन पर। तो अब जो सी वेक्टर होगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू क्वांटिटी मिलेगी ना वो एक्स पर होगी ना वो वाई पर होगी, बल्कि वो जेड एक्सिस पर होगी, ठीक है ना। होगी किस तरफ, उसका तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, मतलब हम यहां पर जाहिर सी बात है ये फाइंड कर रहे हैं ए क्रॉस बी। यहां पर हम ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी। तो वो किसके बराबर आ रहा है? सी के बराबर आएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सी वेक्टर होगा वो किस तरफ होना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले आप अपने हैंड को इस तरीके से ऐसे प्लेस करते हैं कि आपकी फिंगर्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो और उस तरफ हो जिस तरफ ऑर्डर में पहला वेक्टर आ रहा है। जैसे यहां पर ऑर्डर में पहला वेक्टर कौन है? ए। तो मैं अपनी फिंगर्स को हमेशा कहां रखूंगा? ए की डायरेक्शन में। तो देखो ना, ए इस तरफ है ना, एक्स एक्स एक्सिस पर, तो मेरी फिंगर्स देखो एक्स एक्सिस पर। तो हमेशा आप स्टार्ट करेंगे ऐसे। अगर ये ए जो है वो वाई पर होता तो मैं ऐसे स्टार्ट करता, अगर ये ए जेड पर होता तो मैं ऐसे स्टार्ट करता। लेकिन फिलहाल ये जो पहला वेक्टर ए है, ऑर्डर में पहला वेक्टर जो ए है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी फिंगर्स को पहले प्लेस करेंगे उस डायरेक्शन में जहां पर फर्स्ट वेक्टर है, यानी कि ए, और ए कहां पर है? एक्स पर। तो ये देखो एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में आपने अपनी फिंगर्स को घुमाना है, कर्ल करना है, और कर्ल करके वहां लेकर जाना है जहां पर दूसरा वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर कौन है? बी। और बी कहां पर है? वाई एक्सिस पर। तो ये देखो, पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट वेक्टर से ए, और मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको घुमाएंगे, कर्ल करेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ यानी कि बी। तो ये देखो ए क्रॉस बी, इसको ऐसे रीड करेंगे। पहले ए की तरफ था और मल्टीप्लाई होके बी की तरफ आया, तो ए क्रॉस बी। और उसके बाद जिस तरफ थंब होगा एक्चुअली वो डायरेक्शन होगी वेक्टर सी की। अब आप चेक करो कि थंब किस तरफ है? आपकी तरफ, यानी कि ये बोर्ड से बाहर। ये कौन सा एक्सिस होता है? ये जेड एक्सिस होता है। समझ आई बात? तो ये ए क्रॉस बी बराबर किसके आया? सी के। और सी कहां की तरफ है? आउट, आउट ऑफ द प्लेन। तो ये कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस होता है। तो यहां पर मैं बना देता हूं कि जो सी वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा। आपको पता है ना, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें जेड एक्सिस ऐसे बनाया जाता है, ये जेड एक्सिस होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, एक्चुअली ये सी वेक्टर कहां की तरफ है? ये बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन। सी कहां है? आउट ऑफ प्लेन। ये मैंने लिख दिया कि सी जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है और वो जेड एक्सिस पर है। तो ये हमारे पास तरीका होता है सी वेक्टर की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करें, अभी जैसे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, अगर इसको हम बी क्रॉस ए कर दें, ऑर्डर चेंज करें, ताकि जो डायरेक्शन निकालने का तरीका है वो भी चेंज हो जाए। तरीका चेंज ना हो, जाहिर सी बात है जो डायरेक्शन आएगी वो चेंज हो जाएगी, तरीका तो वही रहेगा, राइट हैंड रूल। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है यही दो वैक्टर्स हैं, दोबारा बना देता हूं। ये रहा पहला वेक्टर, इसको हम कह देते हैं ए। ये रहा वही दूसरा वेक्टर, इसको हम कह देते हैं अभी भी ये बी है। और इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑर्डर में, बी से ए की तरफ। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बी क्रॉस ए की। बी क्रॉस ए अभी भी सी के बराबर ही आएगा, लेकिन चेक करते हैं कहां की तरफ आएगा। तो भाई राइट हैंड रूल को अप्लाई करें। अब आप चेक करो, ऑर्डर में पहला कौन है? ऑर्डर में पहला बी है, तो आपने अपने फिंगर्स को हमेशा फर्स्ट फैक्टर से स्टार्ट करना है। तो देखो, बी कहां की तरफ है? वाई एक्सिस। तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे स्टार्ट करूंगा, वाई एक्सिस, ठीक है ना। और इसको घुमाकर वहां लेकर जाया जाता है जहां पर दूसरा वेक्टर है। तो चेक करो, दूसरा वेक्टर ए और दूसरा वाला वेक्टर कहां पर है? एक्स पर, ऐसे एक्स पर। तो ये देखो बी क्रॉस ए, ऐसा ही ना, बी क्रॉस ए। और अब आप थंब चेक करें, ये देखें थंब, ये रहा, छुपा हुआ होगा, नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन थंब ये रहा। पहले जो था वो ऐसे था, पहले ऑर्डर में ए था, तो यहां से स्टार्ट किया था हमने, ए क्रॉस बी। तो सी कहां आया? आउट, आउट ऑफ द प्लेन, जेड पर, बाहर की तरफ। और अब क्या है? बी क्रॉस ए, अभी भी ये जेड पर ही है। ये वाला जो एक्सिस होता है ना, ये जेड एक्सिस होता है।
मैं मार्कर को ऐसे रखूं या मैं मार्कर को ऐसे रखूं, ये z एक्सिस होता है। एक होता है अगर ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, और अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इन टू द प्लेन, अंदर की तरफ। ठीक है ना। सो भाई B क्रॉस A, तो ये थंब शो कर रहा है कि C अभी भी Z पर है, लेकिन कहां की तरफ है, इन टू द प्लेन है। ठीक है ना। और पता है इस C के साथ अब हम लगा देंगे माइनस साइन। क्यों? क्योंकि भाई पहले जो था ये आउट ऑफ द प्लेन था, ये था पॉजिटिव Z एक्सिस, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ, और अब ये चला गया है इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन का मतलब होता है नेगेटिव Z एक्सिस। तो पता है C वेक्टर की डायरेक्शन पूरी घूम गई, ऐसे हो गया 180, पहले बाहर था और अब ऐसे अंदर की तरफ हो गया। सही है ना। तो जब 180 डिग्रीज पर डायरेक्शन रिवर्स होती है तो वो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये वाला था आउट ऑफ द प्लेन, तो ये पॉजिटिव, और वो वाला क्योंकि इनटू द प्लेन हो गया तो वो हो गया नेगेटिव। तो अब आप यहां पर नोट करें एक बात कि जब आपने डायरेक्शन को रिवर्स किया, सॉरी ऑर्डर को चेंज किया, तो इससे सी पर फर्क पड़ गया, यानी कि सी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब यहां पर सर सी कैसे बनाएंगे, तो बेसिकली सी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा अंदर की तरफ, लाइक दिस, ये सी वेक्टर है। हमारे पास ऐसे होता है ना, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये राइट पर जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और लेफ्ट पर जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपवर्ड जाएंगे तो ये होता है पॉजिटिव वाई, डाउनवर्ड जाएंगे तो ये होता है नेगेटिव वाई। ठीक है ना। आउटवर्ड आएंगे, आउटवर्ड ये बाहर की तरफ, ये लाइन एक्चुअली बाहर की तरफ होती है, लेकिन क्योंकि ये बना नहीं सकते ना, तो ये इस तरीके से होता है ना। बाहर आएंगे तो पॉजिटिव जेड, और इसी तरीके से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे, ये देखो ये अंदर की तरफ है, तो ये होता है नेगेटिव जेड। ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीनों एक्सिस की कंडीशन होती है, पॉजिटिव एक्स इसका ओपोजिट नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई इसका ओपोजिट नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और इसका ओपोजिट नेगेटिव जेड। तो अब आप चेक करो ना, ये सी कहां की तरफ है, एक्चुअली ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर, बार बार मेंशन कर रहा हूं, ये इनटू द प्लेन है, लिख भी देता हूं, सी कहां की तरफ है, ये इनटू द प्लेन। वहां मैंने लिखा ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये ऐसे नहीं जा रहा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बार बार बता रहा हूं। ठीक है ना। तो भाई ये हमारे पास कहानी होती है। तो क्या सीखा हमने कि जो सी वेक्टर होता है वो एक के नहीं, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी और बी के भी। और दूसरी बात है, अगर इसकी आपने डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन को निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। हमेशा फर्स्ट वेक्टर जहां पर होगा वहां से आप अपने फिंगर्स को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद कर्ल करके वहां लेके जाएंगे जहां दूसरा वेक्टर होगा, और जो थंब होगा ये आपको डायरेक्शन किसकी देता है, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं आगे। अच्छा भाई, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखो अब ये बातें खत्म हो गई, अब हम सी वेक्टर की बात नहीं कर रहे, मतलब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं कि कब ये मैक्सिमम कब होता है, ये जीरो कब होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होना चाहिए, वो लिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। आपको पता है ये वाला पॉइंट हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी लिखा था, लेकिन वो परपेंडिकुलर के लिए नहीं लिखा था, वो पैरेलल वेक्टर्स के लिए लिखा था, और जिसको हमने मैक्सिमम कहा था, मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट। और अब हम यही वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस बार वेक्टर प्रोडक्ट में पैरेलल के लिए नहीं बल्कि परपेंडिकुलर के लिए रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखें, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हो और अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और अगर ये दो आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं यानी कि 90 डिग्रीज पर हैं,
तो इसका मतलब जब आप इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला तो यही होगा, ए बी साइन थीटा। तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, सेम है बिल्कुल, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा सेकंड वेक्टर, एंड द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी एंड साइन थीटा के। और क्योंकि हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज है, तो यहां पर 90 डिग्री पुट करेंगे, और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो ए बी एंड साइन 90 डिग्रीज, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और आपको पता है फिर हम 1 लिखेंगे नहीं, क्या बचेगा, सिर्फ ए बी बचेगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। ये आ गया हमारा आंसर। आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट में जो ए डॉट बी था वो ए बी के बराबर कब आ रहा था, जब वेक्टर्स पैरेलल थे। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू रिमेंबर, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर साइन थीटा आ गया, उसमें था कॉस थीटा। तो भाई याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। जैसे वहां पर भी ए बी बच रहा था, यहां पर भी ए बी बच रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस एंगल पर वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्रीज पर, परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पर। आपसे पूछा जाए कि बताओ किस एंगल पर स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री पर, यानी कि पैरेलल की कंडीशन में। ये डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू नल वेक्टर। नल वेक्टर यानी कि 0। याद रखिएगा, ऐसे दो वेक्टर्स जो कि आपस में पैरेलल हो, लाइक दिस, ये ए और ये बी ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा, 0 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, ये देखो ए क्रॉस बी, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, ए बी एंड साइन थीटा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। बस आपने यहां पर एंगल की वैल्यू पुट करनी है, और यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, सिंपल। तो भाई ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री। और पता है साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। जैसे साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो यहां पर 1 नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ क्या बच गया, ए बी। अब यहां पर साइन 90 की जगह पे 0 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, पूरा आंसर 0 हो जाएगा, पूरा आंसर 0 हो जाएगा, 0, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है। तो अब आप नोट करें, ये पॉइंट्स रिवर्स हो गए हैं। जिस एंगल पर, ये देखो, जिस एंगल पर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, जिस एंगल पर वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है, उस पर स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, और जिस एंगल पर वेक्टर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि 0 डिग्री पर वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो इस एंगल पर स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जहां पर स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम, उस कंडीशन में वेक्टर प्रोडक्ट 0, जहां पर स्केलर प्रोडक्ट 0, उस कंडीशन में वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होता है। इस वजह से मैंने आपको कहा था, अगर एक अच्छे तरीके से याद कर लो तो दूसरा आपको तकरीबन आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। हाँ, इसमें बस एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ना, वो ये वाले हैं, डायरेक्शन वाले, क्योंकि वहां पर
हमें रिजल्ट के अंदर वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलती ना, तो हमने ये वाले पॉइंट्स डिस्कस किए ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें सी नहीं मिल रहा था, वहां पर सी वेक्टर थोड़ी मिल रहा था। तो बस हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ गए थे, याद है? डायरेक्ट हमने यहां से स्टार्ट किया था। बस यहां पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के, क्योंकि हमें वेक्टर मिलता है तो हमने वेक्टर की डायरेक्शन से स्टार्ट किया कि ये किस तरफ होता है और क्या कंडीशन होती है। बाकी ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। बस परपेंडिकुलर में ये वाला मैक्सिमम है तो स्केलर प्रोडक्ट वाला जीरो होता है, पैरेलल में ये वाला जीरो है तो स्केलर प्रोडक्ट वाला मैक्सिमम होता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, एंगल 0 डिग्री बने या 180 डिग्रीज बने, दोनों कंडीशन में ये जीरो होता है, याद रखिएगा। 0 डिग्री एंगल हो तब भी वेक्टर प्रोडक्ट जीरो, जीरो का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में पैरेलल, तब भी वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा। और अगर ये एंटी पैरेलल हो, ओपोजिट, तो एंगल क्या? 180 डिग्री, और 180 डिग्री की कंडीशन में भी इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट जीरो बनेगा। तो ये सिर्फ एक एंगल पर जीरो नहीं होता वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो एंगल्स पर जीरो होता है, 0 डिग्री पर भी जीरो और 180 डिग्री पर भी जीरो। यानी कि पैरेलल की कंडीशन में भी जीरो और साथ में एंटी पैरेलल की कंडीशन में भी जीरो, ओपोजिट हो तो। इसको नोट करिएगा। ठीक है, ये बात मैं लिखवा देता हूं यहां पर, एंटी पैरेलल वाली 0 डिग्री याद मत रखिएगा, दोनों एंगल्स याद रखिएगा। 0 डिग्री पर भी जीरो होता है और साथ साथ 180 डिग्री पर भी जीरो होता है, ठीक है ना? मतलब अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक हमारे पास बना हुआ हो डाउनवर्ड, एक हमारे पास बना हो अपवर्ड, ये वाला वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर बी, तो आप लिखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑपोजिट या एंटी पैरेलल, इज जीरो। नल वेक्टर, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है भाई। वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में वेक्टर मिलता है। तो ये जो जीरो है इसकी नेचर क्या होगी? ये वेक्टर होगा। और क्योंकि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो पढ़ा हुआ है ना, वो नल वेक्टर होता है। तो ये है तो वेक्टर ना, इसकी नेचर क्या है? ये वेक्टर है, लेकिन क्योंकि ये जीरो है तो इसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किस कंडीशन में, किस एंगल पर हमें वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर के बराबर मिलता है, तो आप बोलेंगे या तो 0 डिग्री होना चाहिए एंगल, या फिर 180 डिग्रीज होना चाहिए एंगल, ठीक है ना? इज जीरो, यानी कि थीटा क्या 180 डिग्रीज हो तो भी जीरो होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्रीज, और साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है? और ये पता है ये भी नल, ये बेसिकली वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इसको हम नल वेक्टर कहते हैं। ओके, अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स में मैक्सिमम को डिस्कस किया कि मैक्सिमम कब होता है, जीरो को डिस्कस किया कि जीरो कब होता है। अब बेसिकली डिस्कस करते हैं, याद है हमने स्केलर प्रोडक्ट में जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें, अच्छा, एक सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट भी था ना, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी सॉरी ए डॉट ए बराबर आता था ए स्क्वायर के, बी डॉट बी बराबर आता था बी स्क्वायर के। अब यहां पर ए क्रॉस ए किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर आना चाहिए। याद रखिएगा, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर ए क्रॉस ए निकाला जाएगा
तो हमेशा आंसर 0 आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर ए डॉट ए हो, लिखवा रहा हूं यहां पर डॉट लगा हुआ है, तो फिर वो बराबर होता है ए स्क्वायर के। ये डिफरेंस आ गया देखो, ये देख लेना बीच में लगा हुआ क्या है, क्रॉस लगा हुआ है या डॉट लगा हुआ है, पता चला ये सोचो कि एक ही तो बात है, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, कुछ भी लगा दो। ठीक है ना, तो भाई एक बात नहीं है, एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हमें पता है ये डिफरेंसेस हैं, ये मैथमेटिकल डिफरेंसेस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो क्रॉस में और डॉट में बड़ा फर्क होता है। तो अगर ए क्रॉस ए होगा तो हमेशा आंसर 0 होगा, यानी कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है, जबकि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर के, या आई डॉट आई बराबर होता है आई स्क्वायर के। पढ़ा था ना यूनिट वेक्टर्स जो थे। अब यहां पर हम यूनिट वेक्टर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, और आपको याद होना चाहिए हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, रिपीट किया करो चीजों को ना, रिवाइज कर लिया करो, ताकि जब मैं कोई चीज बोल रहा हुआ करूं तो आपको फटाफट से क्लिक हो जाए कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी थी और आपको याद है। ठीक है ना, पता चला रिवाइज वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने पढ़ाया हुआ सब कुछ है, और जब मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि देखो हमने पढ़ा था, तो फिर वहां जाके अपने जहन पे जोर लगा रहे हो कि कब पढ़ा था, हाँ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो ये टाइम वेस्ट होता है, फिर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती टीचर की और स्टूडेंट की ना। तो फ्रीक्वेंसी मैच होना बड़ा जरूरी होता है किसी भी लेक्चर में ना। तो वो जब ही होती है जब आप अप टू डेट रहते हैं, अपने लेक्चर्स को जो आपको पढ़ाया जाता है उनको रिवाइज कर लिया करें, या तो रिवाइज जो है वो लेक्चर्स खत्म होने के बाद उसी दिन कर लिया करें, वरना जो होता है सबसे अच्छा तरीका इसको लेक्चर को रिवाइज करने का फिर ये होता है कि जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा हो उससे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले आपने पूरे प्रीवियस लेक्चर का एक रिवीजन कर लिया कि हमने ये चीजें पढ़ी थी, और फिर अब आपका माइंड रेडी होता है चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ भाई हमने लास्ट लेक्चर में इन चीजों को डिस्कस किया था। फिर उसमें से कोई चीज आपके सामने रेफरेंस के तौर पर दी जा रही होती है, तो आप कॉन्फिडेंटली बैठे होते हैं, ना कि बिल्कुल मुरझाए हुए या कंफ्यूज बैठे होते हैं, पता नहीं था भी या नहीं था, या सर अपनी तरफ से कह रहे होते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमने पढ़ा था, इसका मतलब हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो भाई हमने स्केलर प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस किया था, जैसे आई डॉट आई बराबर था 1 के, जे डॉट जे बराबर था 1 के, या के डॉट के बराबर था 1 के। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। ठीक है ना, तो यहां पर इस बात को मैं लिख सकता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, यानी कि हम आई जे और के की बात कर रहे हैं, आई जे और के की बात कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें आई क्रॉस आई, सेम सेम से स्टार्ट करते हैं, तो आई क्रॉस आई, तो हम लिखेंगे हमेशा 0। देखो सेल्फ हो गया ना, सेल्फ क्रॉस लगा हुआ सेम वेक्टर्स के दरमियान, सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का मतलब हमेशा 0 है, इस बात को ध्यान में बिठा लो। तो आई क्रॉस आई हमेशा 0। और पता है इसका रीजन क्या होना चाहिए, इसका रीजन क्या, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। आई कहां पर होता है, एक्स एक्सिस पर, तो दूसरा वाला भी तो आई है, वो भी कहां होगा, एक्स पर, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, यही तो इसकी एप्लीकेशन है, इस पॉइंट की एप्लीकेशन है ये। जे कहां पर होता है, वाई एक्सिस पर, दूसरा वाला ये भी तो जे है, ये भी कहां होगा, वाई एक्सिस पर, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आता है, ये इन्हीं की एप्लीकेशन है ना। देन के क्रॉस के, ये भी किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है ना। अच्छा उस दिन हमने लिखा था आई डॉट आई, आई डॉट आई कभी भी 0 मत कर दिएगा, सर ने बताया था आई सेम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा 0 होता है, नहीं भाई, सर ये भी बता रहे हैं कि बीच में डॉट लगा होता है या क्रॉस लगा हुआ होता है। ठीक है ना, तो अगर डॉट लगा हुआ हो तो फिर 0 कर दिया, तो ब्लंडर कर दिया आपने, ये डॉट लगा हुआ हो तो 1, अगर क्रॉस लगा हुआ हो सेम के दरमियान तो वो 0 होता है। इसी तरीके से याद है उस दिन हम लोगों ने डिफरेंट को भी डिस्कस किया था, डिफरेंट आई को जे से करेंगे, जे को के से करेंगे, आई को के से करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंट को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर डिफरेंट को चेक करते हैं, डिफरेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम आई क्रॉस जे करते हैं, इसी तरीके से जे क्रॉस के करते हैं, और इसी तरीके से के क्रॉस आई करते हैं। ठीक है, आगे डिफरेंट, यहां सेम का 0 होता है तो यहां पर डिफरेंट का 0 नहीं होगा, वहां पर डिफरेंट का 0 होता है तो वहां पर सेम का 0 नहीं होता, ये फर्क आ जाता है। ठीक है, अच्छा आई क्रॉस जे, अब आप बोलेंगे सर 1 के बराबर, या ये 1 के बराबर, नहीं ये 1 के बराबर नहीं होगा,
ये एक और वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में ये पढ़ते हैं कि वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, और जो तीसरा वेक्टर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो भाई आई वाला एक्स पर होता है, जे वाला वाई पर होता है, तो जो आंसर आएगा वो जेड वाला होगा, और जो जेड वाला होता है वो के होता है। इसका आंसर के आएगा। ये तो सीखा हमने इस वाले टॉपिक के अंदर कि जो आंसर मिलता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होने वाले दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो ना, के वाला आई के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो के होता है वो जे के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो जब यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को, तो तीसरा भी यूनिट वेक्टर मिलता है, और वो मिलता है जो इन दोनों के अलावा वाला तीसरा होता है। अब देखो, जे और के आ गए तो इसका मतलब इनका आंसर आई होगा, के और आई आ गए इसका मतलब इनका आंसर जे होगा। सिंपल, ठीक है ना। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब, डिफरेंट का मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर में मिलता है वो भी एक यूनिट वेक्टर मिलता है, ठीक है ना। और वो यूनिट वेक्टर मिलेगा जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और ये वाला पॉइंट तो हमने आज का सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो सी होता है, जैसे यहां पर इन दोनों का, ये मतलब फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये सी है ना। तो हमने ये तो सीखा है जो सी वेक्टर होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर्स दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो भाई के इन दोनों का परपेंडिकुलर होता है, आई इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जे इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स सारे कनेक्टेड है आपस में जो हम पढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से इसी पॉइंट को अगर हम ऑर्डर चेंज करके लिखें, जैसे अभी हमने आई क्रॉस जे लिखा, अब हम इसको जे क्रॉस आई कर देते हैं। जैसे हमने इसको कर दिया जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई इज इक्वल टू, ये लिखा था जे क्रॉस के, तो इसको हम कर देते हैं के क्रॉस जे। ये लिखा हुआ था के क्रॉस आई, तो इसको हम कर देते हैं आई क्रॉस के। तो आप बोलेंगे सर आंसर तो अभी भी सेम होना चाहिए, तो आंसर तो अभी भी सेम होगा भाई, हो तो जे और आई मल्टीप्लाई रहे ना, तो इसका मतलब आंसर में आपको के ही मिलेगा। यहां पर आंसर में आपको अभी भी आई ही मिलेगा, यहां पर आपको आंसर में अभी भी जे ही मिलेगा। लेकिन याद है ए क्रॉस बी किया था तो सी था, और बी क्रॉस ए करते ही वो नेगेटिव सी हो गया था। यहां पर ऑर्डर को चेंज करने से वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आई क्रॉस जे के बराबर है ना भाई, तो फिर जे क्रॉस आई ये हमेशा माइनस के बराबर होगा, नेगेटिव के। तो अगर जे क्रॉस के पॉजिटिव आई के बराबर है तो ऑर्डर चेंज कर दोगे तो ये नेगेटिव आई हो जाएगा। अगर के क्रॉस आई पॉजिटिव जे के बराबर है तो ऑर्डर के चेंज होने से ये नेगेटिव जे के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। ये देखे ना, अगर हमारे पास ये आई वेक्टर हो, ये एक्स एक्सिस पर होता है, ये वाला जे वेक्टर हो, ये वाई एक्सिस पर होता है, और ये वाला के वेक्टर होता है और ये जेड एक्सिस पर होता है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव आई है तो फिर यहां जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव आई, ये वाला नेगेटिव आई। अगर ये वाला पॉजिटिव जे है तो फिर ये वाला बनेगा नेगेटिव जे, है ना नीचे। अगर ये बाहर की तरफ जो आ रहा है ये पॉजिटिव के है, ये पॉजिटिव के है, तो फिर ये जो इनटू वाला होगा, इनटू वाला क्या बनेगा, नेगेटिव के, इनटू वाला, ठीक है ना, नेगेटिव के। अब आप किसी को भी चेक कर लो, किसी को भी प्रूफ करके चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जा रहा है जे क्रॉस के आई बना के दिखाओ राइट हैंड रूल के जरिए, तो जे क्रॉस के करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखो जे और के कहां होता है, आउटसाइड। तो ये देखो फिंगर्स कहां से स्टार्ट होंगी, जे से। ये आ गया जे वाई एक्सिस पर यानी कि जे की डायरेक्शन में, और इसको क्रॉस करके लाओगे के, ये देखो के, जे क्रॉस के, क्योंकि के कहां है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ। अब आप नोट करो ये आ गया आई की डायरेक्शन में, आई, तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, हो गया प्रूफ। अच्छा, इसी का ऑर्डर चेंज करके चेक कर लो, जे क्रॉस के अगर पॉजिटिव आई आया तो क्या के क्रॉस जे नेगेटिव आई आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी देखो के से स्टार्ट करेंगे, देखो के बाहर की तरफ है, आउटसाइड, के क्रॉस जे, ऑर्डर चेंज हुआ। पहले किया था हमने जे क्रॉस के, और अब हम क्या कर रहे हैं, के, ये देखो बाहर है ना, के क्रॉस जे, और ये देखो इस बार कहां है, थंब इस तरफ है, और इस तरफ कौन सा वाला होता है, नेगेटिव आई, हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप कोई भी प्रूफ करके चेक कर लो। अच्छा, आपने 6 याद नहीं करने,
आप ये वाले याद कर लीजिएगा, ये वाले आई जे के आई, ये वाला ऑर्डर याद कर लेना। ये सारे पॉजिटिव होते हैं। जब इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे ना, तो अगर उल्टा करके पूछा जाएगा, रिवर्स करके पूछा जाएगा, तो आप फौरन समझ जाओगे आपने बस माइनस लगाना है, सिर्फ माइनस लगाना है, आंसर वही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां से आप एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि हमारे पास ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, मतलब नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, यानी कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आता। हमने अभी प्रूव किया ये बात। ए क्रॉस बी बराबर नहीं आता बी क्रॉस ए के, हेंस इट इज नॉट कम्यूटेटिव। जबकि डॉट प्रोडक्ट था, याद है, ए डॉट बी किसके बराबर था, बी डॉट ए के। वहां पर ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बस मैग्नीट्यूड है। ए डॉट बी करने से आपको वेक्टर नहीं मिलता, सिर्फ नंबर मिलता है। तो मैग्नीट्यूड्स मैग्नीट्यूड्स हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर ए क्रॉस बी करने से आपको वेक्टर मिल रहा है, तो वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। ए क्रॉस बी कर रहे हो, फिर बी क्रॉस ए कर रहे हो, तो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। देखो ना, अभी प्रूफ किया हम लोगों ने। और डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, इसका मतलब वेक्टर में फर्क आ गया। तो इसका मतलब आंसर आंसर 100% सेम नहीं है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हेंस वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, या यूं कह लो कि नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पानी पिलाना है? अच्छा, फिर याद है हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना सीखा था। ये हमारे पास बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं ये। स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़नी पड़ती है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक में बड़ी डिटेल है। तो इस वजह से इन दो टॉपिक्स को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन है आसान। अगर अच्छे तरीके से समझ लो तो आसान बहुत है। एक को अच्छे तरीके से समझ लिया, दूसरा वाला आपको तकरीबन 90% या 95% कवर हो जाता है। बस मामूली सा फर्क होता है, और ये फर्क जो था बस वो स्टार्टिंग में जो था वही फर्क था जो आपने शुरू में पढ़ा था। कौन सा वाला, कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। बस वेक्टर प्रोडक्ट में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, जो क्योंकि हमें आंसर में सी वेक्टर मिलता है ना, वो वेक्टर होता है, तो उसकी डायरेक्शन को हम एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं। अदरवाइज हमने पैरेलल डिस्कस किया, हमने परपेंडिकुलर डिस्कस किया, हमने मैक्सिमम जीरो, फिर ये यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, तकरीबन प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सेम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज, वो क्या, याद है हमने कैलकुलेट करना सीखा था स्केलर प्रोडक्ट को। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो और आपसे स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी जा रही हो, तो मैंने आपको बकायदा सॉल्व करके दिखाया भी था, ठीक है ना, कि हाउ टू डिटरमाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। और उसके दो दो तरीके थे, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास अब वेक्टर प्रोडक्ट की भी न्यूमेरिकल्स होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, या हमारे पास इसका भी अपना फॉर्मूला होता है या तरीका होता है, यूं कह लो कि मेथड्स होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करने के या कैलकुलेट करने के। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा, ए की वैल्यू लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू वेक्टर्स है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। याद है उस स्केलर प्रोडक्ट की भी ऐसी वैल्यूज थी। और दूसरा बी एंड बी, और बी वेक्टर की वैल्यूज आपको गिवन है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये आ गई बी वेक्टर की वैल्यूज। उस दिन भी ऐसी वैल्यूज गिवन थी। और पता उस दिन हमने स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनाया था, सेम सेम वाला, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड।
हमने वो उस दिन ये वाला फॉर्मूला बनाया था। आज ऐसा नहीं होगा ना, आज तो बल्कि सेम सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वैसे ही जीरो हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो। तो आज तो अगर आपने सेम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर वैसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मेथड होता है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक मेथड होता है, उससे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये मैं आपको इसका मेथड बता देता हूं। देखें, हमारे पास ये दो वेक्टर्स गिवन है, तो सबसे पहले स्टेप में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहां पर, इसके भी दो मेथड्स होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं, फिर जो आसान लगे आपको उससे सॉल्व कर लिया करिएगा। हमारे पास सबसे पहले हम यहां बनाते हैं डिटर्मिनेंट। इसमें हमारे पास तीन रोज होते हैं, तीन रोज होते हैं और तीन कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले रो में हम लिखते हैं आई जे और के, सुनते रहिएगा। ठीक है, आई जे और के। अच्छा, दूसरे वाले रो में हम वैल्यू पुट करते हैं जो ऑर्डर में पहले जो वेक्टर आता है उसकी। जैसे यहां पर ऑर्डर में पहले कौन है, ए, तो हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे ए की। तो भाई ए की वैल्यूज क्या होंगी, आई वाली वैल्यू क्या है, ए एक्स, जे वाली वैल्यू क्या है, ए वाई। यानी कि आई के साथ जो नंबर होगा वो यहां पर आएगा, जे के साथ जो नंबर होगा वो यहां पर आएगा, और के साथ जो नंबर होगा वो यहां पर आएगा। और उसके बाद लास्ट वाली रो में ऑर्डर में जो दूसरा वेक्टर होता है उसकी वैल्यूज यहां पर आती हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, ये तरीका होता है वैल्यूज को पुट करने का। अगर ये बी क्रॉस ए होता, बी पहले होता ए बाद में होता, तो ये बी वाली वैल्यूज ऊपर आ जाती और ये ए वाली वैल्यूज अपॉन में आ जाती। इस बात का फर्क रखिएगा, क्योंकि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर के चेंज होने से आंसर पे फर्क पड़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि आंसर तो सेम ही आएगा, अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए ना आंसर में फर्क आ जाएगा। तो बड़ा ध्यान से करने वाला मेथड है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। और वही मेथड क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपने करना क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपने ये लिख दी वैल्यूज। एक्चुअली आपको जब नंबर्स गिवन होंगे तो आप उसकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर वैल्यूज होंगी, नंबर्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब आप पता है क्या करेंगे, आसान करके बता रहा हूं। एक आपने आई लिखना है, आई के साथ आपने एक ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ देना है, यहां पर आई की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फिर आपने माइनस जे लगाना है और उसके बाद आपने एक ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ देना है, ये यहां पर जे की वैल्यूज आएंगी। फिर आपने प्लस के करना है और आपने फिर एज इट इज एक ब्रैकेट आपने एम्प्टी छोड़ देना है, यहां पर के की वैल्यूज आएंगी। इस तरीके से आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट। और एक बात याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा रहा है, तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है और मैथमेटिक्स के मुताबिक ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तीनों को पॉजिटिव कर दिया आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, तीनों को नेगेटिव कर दिया आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, फिर भी आंसर गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, ऑर्डर क्या रखेंगे, पहला वाला पॉजिटिव यानी कि आई पॉजिटिव रहेगा, जे नेगेटिव रहेगा और के पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो जब हम आई वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आई वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आई वाले कॉलम को हम स्किप कर देते हैं। ये देखो, इसको हम कर देंगे स्किप, या आई वाले रो को हम कर देंगे स्किप, लाइक दिस। ठीक है, अब आपके पास चार वैल्यूज बची हुई हैं, सारा खेल इनका है और इनको भी, अच्छा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी क्रॉस में। आई को सॉल्व कर रहे हैं तो आई वाले कॉलम को रो को छोड़ दें, बाकी जो चार बचे हुए उनको सॉल्व करें। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस ऑर्डर में क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वाई बी जेड, ए वाई सबसे पहले बी जेड, यानी कि ए वाई बी जेड। और एक दफा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन आएगा, हमेशा। यानी कि ब्रैकेट में दो टर्म्स होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, हर ब्रैकेट में दो दो टर्म्स होंगी और हर दोनों टर्म्स के बीच में हमेशा माइनस साइन होगा, हमेशा। ये भी फॉर्मूले का हिस्सा है माइनस। ठीक है, अच्छा पहले ऑर्डर में ऐसे मल्टीप्लाई किया ए वाई बी जेड, अब आप ऑर्डर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, यानी कि ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। आपने आई को सॉल्व कर लिया, यहां पर नंबर्स होंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ए वाई बी जेड पहले ऐसे ये लिख दिया, बीच में माइनस, फिर ए जेड बी वाई ये हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब किसको सॉल्व करना है, अब हमें जे को सॉल्व करना है।
तो भाई अब जे को सॉल्व करना है तो जे वाले कॉलम को और जे वाली रो को हम स्किप कर देंगे, ऐसे ही है ना। अब देखो, जे वाले कॉलम को और जे वाले रो को, इनको आप भूल जाएं। अब देखो दोबारा चार वैल्यूज बची हुई हैं, एक दो तीन चार, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? वही तरीका, क्रॉस। पहले ऐसे, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को इसके साथ, इसके साथ। तो ए एक्स बी जेड, ये देखें, ए एक्स बी जेड, ठीक है। और उसके बाद फिर इन दोनों को, उसके बाद फिर इन दोनों को, इन दोनों को, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ठीक है। अब बारी है के की, और जब के को सॉल्व करेंगे तो अगेन वही वाली बात कि आप के वाले कॉलम, अभी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, जाहिर सी बात है जब ये बता चुका हूंगा और कोई नंबर्स होंगे तो फिर थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जब के की बात करेंगे, दोबारा याद है ना, इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, चार बचे में, ये देखो चार बचे में। कैसे? ऐसे, पहले ए एक्स बी वाई, ये देखो, पहले ए एक्स बी वाई ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ए एक्स बी वाई, और उसके बाद ये देखो, ये हटा दिया आपने, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, हो गए। ये हमारे पास होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला है? जी जी भाई, ये फॉर्मूला ही है, और क्या है। मैंने कोई पोइट्री तो लिखी नहीं है ना, ये फॉर्मूला ही है। अच्छा, अगर तो आपका रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा है तो इसको याद कर लीजिएगा, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स। अगर तो रट्टाफिकेशन बेहतरीन है, 100% श्योर हो कि मैं एक दफा याद कर लूं तो जो चीज मैं याद कर लूं वो इधर से उधर नहीं हो सकती, तो वेल एंड गुड, आप इसको रट्टा लगा लिएगा, ठीक है। और अगर जरा से भी डाउट हो कि नहीं हो सकता आगे पीछे हो जाए, फिर गलती भी मत करिएगा इसको रट्टा लगाने की, इस वाले फॉर्मूले को रट्टा लगाने की। क्योंकि अगर सोचो आप, इन वैल्यूज में जरा से भी आपने आगे पीछे कर दिया, पता चला इसको उठा के यहां लिख दिया, इसको उठा के यहां लिख दिया, इसमें चांसेस बहुत है आगे पीछे करने के ना, कंफ्यूजन के चांसेस। फिर याद मत करिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेथड जो मैंने आपको बताया वो बड़ा आसान है भाई, वही आसान मेथड है, उससे आपको सॉल्व करना है। वैसे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसी भी दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करने का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको अगर वैल्यूज गिवन हो कोई भी, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं एक दफा वैल्यूज देकर। ठीक है, वैल्यूज के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं एक दफा इसको। अच्छा, ये मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा, इसको थोड़ा सा मैच कर लेंगे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे पहला वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू है, अच्छा बल्कि वेक्टर्स की जगह पे काम करते हैं ना, कोई फॉर्मूला लिख देते हैं, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला हो, और उसको फिर सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, अच्छा आपका वो टॉपिक से रिलेट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है हमारे पास मोमेंट आर्म की वैल्यू है आर, उसकी वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस 3k, और फोर्स की वैल्यू है 3i माइनस 2j और प्लस के, ठीक है। ये हमारे पास मूवमेंट आर्म की वैल्यू और ये फोर्स की वैल्यू। अब आपको पता है मूवमेंट आर्म और फोर्स का जिक्र कौन से वाले फॉर्मूले में होता है? वो होता है टॉर्क। इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा होगा, इनका वेक्टर प्रोडक्ट बताएं। वेक्टर प्रोडक्ट जब निकालोगे तो क्या निकलेगा? टॉर्क। कैलकुलेट टॉर्क, यानी कि कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? टॉर्क का, ठीक है। चलो फॉलो करें इसको।
करते हैं बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप, हमें अगर टॉर्क फाइंड करना है तो टॉर्क को फाइंड करने के लिए हमें यहां पर डिटर्मिनेंट बनाना है। यह आ गया डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट बनाने के बाद हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स। सबसे पहली रो के अंदर तो हम हमेशा लिखते हैं आई, जे और के, ठीक है। अच्छा, पहली रो के अंदर यानी कि सेकंड रो के अंदर हमेशा जो ऑर्डर में पहले आता है, और याद रखिएगा ऑर्डर में पहले कौन आएगा, फॉर्मूला इसका क्या होता है, आर क्रॉस एफ। चलो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, आर क्रॉस एफ हमें फाइंड करना है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ होता है। तो ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, आर। तो आर की वैल्यूज क्या लिखेंगे भाई, आई वाली वैल्यू क्या है आर की, 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। जे वाली वैल्यू क्या है आर की, कुछ नहीं है इसके साथ, तो 1। के वाली वैल्यू क्या है, 3। ये आर की वैल्यूज आ गई, मतलब 2 आई जे यानी कि प्लस जे और प्लस 3 के आ गया। अच्छा, अब एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, सबसे पहले आई के साथ क्या है 3, ये आ गया 3 फोर्स की वैल्यूज। उसके बाद जे के साथ कौन है, माइनस लगाना है, याद रखिएगा माइनस, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना है, -2, और उसके बाद के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। यहां तक आपने पुट कर दी वैल्यूज। अब ये वाला तरीका जो मैंने आपको समझाया था, यानी कि हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, है ना। अब मैं यहां टॉर्क लिख देता हूं, असल में हमारा आंसर क्या आएगा टॉर्क का। क्या करेंगे, आई और आई के साथ आप एक ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस जे उसके साथ एक ब्रैकेट, और प्लस के और उसके साथ एक ब्रैकेट। यही तो किया था हमने पहले, याद है। पहले आई की वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर जे की वैल्यू को सॉल्व करना है, और फिर के की वैल्यू को सॉल्व करना है। मेथड वही है, बस फर्क कितना है कि अब नंबर्स हैं, बकायदा वैल्यूज हैं। चलो, हाँ भाई, क्या था तरीका सॉल्व करने का, याद है। जब हम आई को सॉल्व कर रहे होंगे तो आई वाले कॉलम को और आई वाले रो को छोड़ देंगे, 4 वैल्यूज बचेंगी। ये देखो, ये 4 बचेंगी, और इन 4 में कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे। तो पहले मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो 1 इंटू 1, और बीच में हमेशा माइनस साइन। तो पहले हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, और उसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऐसे। तो 3 इंटू -2। एक्चुअली हमने क्या लिखा है, ये सबसे पहले वैल्यू है ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ठीक है। अच्छा, अब जे की बारी है। तो जब जे की बारी आएगी तो भाई अगेन जे वाले कॉलम को और रो को छोड़ देंगे, तो ये देखो 4 बचे में, 2 3 3 1, है ना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, पहले ऐसे, यानी कि पहले 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 1। तो ये देखें 2 इंटू 1, बीच में साइन हमेशा माइनस, फॉर्मूले का हिस्सा है। तो देखो पहले 2 और 1 मल्टीप्लाई हो गए, अब 3 और 3, तो ये देखो 3 इंटू 3, सिंपल। अब लास्ट में के बचा हुआ है, तो जब के को सॉल्व करेंगे तो अगेन के वाले कॉलम को छोड़ दें, रो को छोड़ दें, 4 वैल्यूज बच गई। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई, 2 और 2, है ना, 2 और 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2, या -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि बीच में यहां पर ऑलरेडी एक माइनस और भी है ना। और उसके बाद 3 और 1, 3 इंटू 1, सिंपल। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व करना है बस। अब तो सारा खेल सिर्फ मल्टीप्लाई और माइनस और प्लस का है खाली, ठीक है। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई, और आई के साथ चेक करते हैं ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस है, 3 2 जा -6, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा +6, ये आई। 1 1 जा 1, 3 -2 है ना, तो 3 2 जा -6, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, माइनस जे, इसको बकायदा पहले ऑर्डर में लिख देते हैं, +6, उसके माइनस जे। अच्छा, अब क्या करेंगे, 2 1 जा 2, ये आ गया 2। अच्छा, ये तो 3 सिर्फ पॉजिटिव है ना, 3 3 जा, ये बचेगा -9, 3 3 जा 9, ठीक है। देन प्लस के, उसके बाद 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का 4, माइनस लगा हुआ इसके साथ 2 के साथ। अच्छा, देन 3 1 जा -3, क्योंकि फॉर्मूला वाला माइनस साइन बचा हुआ है, दोनों पॉजिटिव है। अब आपने नंबर्स को प्लस माइनस करना है सबको, आपका आंसर आने वाला है, लास्ट स्टेप है। तो नीचे लिख रहा हूं आंसर। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताएं आई के साथ नंबर क्या बचा हुआ है, 7। देखो 6 + 1 7, तो आई के साथ नंबर क्या आएगा, 7 आए। अच्छा, जे के साथ नंबर क्या बचा हुआ है, देखो
इन दोनों को सॉल्व करो पहले। 9 में से 2 निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 2 गए, -7। ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, -7, और माइनस, और ये बाहर भी माइनस है, देखो -7 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 7j, प्लस का 7j। ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन आंसर में माइनस बचेगा, तो ये 4 और 3 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7, और -7 के साथ कौन है, के, तो -7k, -7k। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। यानी कि आपने इन दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, और वो कितना आया, इत्तेफाक से तीनों वैल्यूज 7 की आ गई, है ना। 7i प्लस 7j और -7k। इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें बस आपने ध्यान रखना होगा, बड़े ध्यान से करना होगा। आप चेक करो, आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स में आया है, सिर्फ 2 स्टेप्स में आंसर आया है। लेकिन अगर इसमें एक जरा सी भी आपने प्लस माइनस की या ऑर्डर की मिस्टेक कर दी ना, जरा सी भी, पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका। ये ध्यान में रखिएगा, पूरा का पूरा आंसर। अब आप मुझे एक काम करके बताएं कि यहां पर मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं, इस वैल्यू का मुझे जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके बताएं कि क्या आना चाहिए। जो कर ले वो हैंड रेस कर लिएगा, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, हमारे पास वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू है i प्लस 2j प्लस और 3k, ठीक है। और हमारे पास जो बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 2i प्लस 4j प्लस 6k। बताइएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, जल्दी। मैं मेथड लिखा हुआ है, मैं मेथड को मैं रब नहीं कर रहा ना, आप भले इसको हेल्प ले लिएगा इससे। हम्म। जी, क्या आंसर आया है। आयुष्मान। इसको करोगे ना कोई और हो जाएगा, देख के करना। हम्म। एक मिनट, एक मिनट। जी। सर आंसर 0 आया है। 0 आ रहा है, ओके, थैंक यू। जी सही। सर आंसर 0 है। आपका भी 0 आ रहा है लीजा का, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी। सर आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। अभी तक मैंने जितनों का पूछा उनका आंसर 0 आ रहा है। जी। आंसर 0 है। 0 आ रहा है, ओके। जी। सर इट्स 0। ओके, इट्स 0। जी। 0 है सर। 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन क्या, बल्कि 100% जिससे मैंने पूछा सबका ही आंसर 0 आ रहा है। और आंसर 0 वैसे इसका सही है बिल्कुल।
ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका 100% सही आया, 0 इस वजह से। अच्छा, यहां पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता है, मैं अगर आपको बताऊं, ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर में से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लें, इस बी वेक्टर की वैल्यूज में से अगर हम 2 कॉमन निकालें, तो देखो हर एक वैल्यू में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा सिर्फ आई, प्लस 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा 2 जे, प्लस 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा 3 और साथ में के, लाइक दिस। ठीक है ना? आप जैसे ही 2 को कॉमन निकालेंगे बी वाले वेक्टर में से, तो बचेगा आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। और आपको पता है ये वाली वैल्यू किसकी है? वेक्टर ए की है। इसका मतलब जो बी वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि वो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है ना? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये 2 कॉमन निकाला और ये बचा क्या अंदर? ये एज इट इज ए की वैल्यू है। तो अगर 2a हो या 3a हो या 4a हो, इसका मतलब ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल है, डायरेक्शन सेम है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब B इज पैरेलल टू A, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ B इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ A। लेकिन काम की बात क्या है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आता है। तो इस वजह से आप सबका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया, यानी कि इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इस किस्म का क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाए, तो लिख कर भी सॉल्व मत करिएगा, बस ये चेक कर लीजिएगा कि दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के डबल तो नहीं है, डबल नहीं हो या 4 टाइम्स नहीं हो। देख लेना कॉमन निकालने के बाद सेम सेम तो नहीं बन रहे। अगर सेम बन रहा हो कोई भी, तो फिर सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट 0 पे टिक करना, बस। ये इसकी ट्रिक होती है एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करने की ना। तो सॉल्व करोगे तब भी तो 0 आना है ना। हाँ, अगर ये आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो हर एक स्टेप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला मेथड, इससे आप इजीली किसी भी वेक्टर का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको वैल्यूज लिख के बताई है, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के या 2i प्लस 4j प्लस 6 के, अगर हम चाहें तो इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या होना चाहिए वो थोड़ा सा, अच्छा ये वाला मेथड हो गया खत्म, ये मैंने आपको समझा दिया। एक और मेथड इसका भी होता है, वो मेथड मैं आपको बता देता हूं, वो डायरेक्ट होता है, वो डिटर्मिनेंट से नहीं किया जाता। वो क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है तो। ठीक है, वैल्यूज में लिखे रहने देता हूं, मैं उन्हीं वैल्यूज पर इसको अप्लाई करके दिखा देता हूं जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। आंसर हमारा सेम आएगा हमेशा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, इन वाली वैल्यूज पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है यूनिट वेक्टर्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर तो आपको वो अच्छे तरीके से याद हो, फिर ये वाला मेथड करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, वरना डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लिएगा, ये जो हमने अभी सॉल्व किया था। अब देखें, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। देखो, ए क्रॉस बी फाइंड करना है और हमारे पास दो वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू कितनी है? आई प्लस 2j प्लस 3 के क्रॉस, और बी की वैल्यू कितनी है? 2i प्लस 4j एंड प्लस 6k। ठीक है, ए क्रॉस बी। अब कोई डिटर्मिनेंट हमें नहीं बनाना, कोई क्रॉस 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 मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। अब पता है हमें क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट में मौजूद हर एक वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में मौजूद हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये i इन तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ये 2j इन तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, और ये 3k इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल आंसर्स कितने आने चाहिए? 9। 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 3 जा 9 इसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें एक बात पता है, अगर मैं i को i से करूंगा तो हमेशा आंसर 0 होता है, j को j से करूंगा तो हमेशा आंसर 0 होता है, k को k से करूंगा तो हमेशा आंसर 0 होता है। तो 9 में से 3 माइनस हो जाएंगे, सेम सेम वाले माइनस कर दिएगा, वो मत लिखिएगा, जो डिफरेंट वाले हैं वो लिखिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं,
मैं आई को सबसे पहले इस आई को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट में हर एक के साथ, तो मैं इस आई को जब आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा। अब मैं इस आई को मल्टीप्लाई करूंगा जे वाले के साथ, तो देखो इसके साथ 1 है, इसके साथ 4 है, तो 4 1 जा 4, और ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर में आई पहले और क्रॉस के बाद जे, तो आप लिखेंगे आई क्रॉस जे। ठीक है, यानी कि इसके साथ 1, इसके साथ 4, तो 4 हो गया, 4 1 जा 4, आई क्रॉस जे, ये आ गया। देन अब हम बात करेंगे आई को के के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस आई के साथ 1 है, उधर के के साथ 6 है, तो 6 1 जा 6, और ऑर्डर में पहले कौन है, ये लिखेंगे आई क्रॉस, और वहां कौन है, के, लाइक दिस। यानी कि आपने आई को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है जे वाले को मल्टीप्लाई करने की, ठीक है ना, तो बीच में आ जाएगा प्लस। अच्छा, इस जे के साथ 2 है, इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट है ना, जे के साथ 2 है, आई के साथ 2 है, तो 2 इंटू 2 4, ये बन जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ऑर्डर में पहले जे है और उधर ऑर्डर में बाद में आई है। पता चला आई क्रॉस जे कर दिया, गलत हो जाएगा ना, तो जो जे पहले है आई बाद में है, तो जे क्रॉस आई करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये 2 आई के साथ तो हो गया मल्टीप्लाई, अब जे को जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहे, अब जे वाली को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें इस जे के साथ 2 है, इसके साथ 6 है, तो 2 6 जा 12, ये आ गया 12। ऑर्डर में पहले कौन, जे क्रॉस और इसके साथ के, लाइक दिस। यानी कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाकी यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस लगा के सेम लिखते जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब आपने जे को भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, यानी कि तीनों के साथ। हम तीसरा वाला लिख नहीं रहे क्योंकि वो 0 है। अब के को मल्टीप्लाई करना है, के को मल्टीप्लाई करना है, यहां लिख देता हूं, नीचे लिख दूं, आगे लिख देते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अब के को मल्टीप्लाई करना है। के को कैसे करना है, ये देखो, इस के के साथ, इस के को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। के साथ क्या है, नंबर 3, इस आई के साथ कौन है, 2, तो 3 2 जा, ये आ जाएगा प्लस 6। ठीक है, 3 2 जा 6, और ऑर्डर में पहले के, फिर क्रॉस, फिर आई, तो देखो के क्रॉस आई, सही है। अब मैं के को जे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल करूंगा, डिफरेंट तो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो इस के साथ 3 है, जे के साथ 4 है, तो 3 4 जा 12, और ऑर्डर में पहले के, फिर क्रॉस और फिर जे, तो 12 के क्रॉस जे। उसके बाद एक बच गया खाली, के को के साथ, हमें पता है 0 होता है, हम लिखेंगे नहीं, तो मैंने आपको बताया था 9 रिजल्ट आएंगे, लेकिन अब यहां पर देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, 3 हमने खुद ही हटा दिए क्योंकि हमें पता है उन 3 का रिजल्ट 0 है। आई को आई से करोगे 0, जे को जे से करोगे 0, और के से करोगे फिर भी 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपकी ग्रिप होनी चाहिए आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, आई क्रॉस के किसके बराबर होता है, जे क्रॉस आई किसके बराबर होता है, इन चीजों पर। ये ग्रिप वाली चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखें 4, सबसे पहली बात, आई क्रॉस जे बराबर होता है पॉजिटिव के। मैं ऊपर लिखता जा रहा हूं पॉजिटिव के, इसका मतलब 4 के साथ क्या आ रहा है, 4K, इसका आंसर लिख बनेगा के, यानी कि 4 के साथ आई और जे नहीं आएंगे, आई क्रॉस जे बराबर होता है के, तो 4K। अच्छा, आई क्रॉस के, अगर आपको याद हो तो आई क्रॉस के बराबर था माइनस जे के, चेक कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया के क्रॉस आई पॉजिटिव जे होता है, जबकि आई क्रॉस के नेगेटिव जे होता है। अब आप चेक करो 6 के साथ आ गया माइनस साइन, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 के साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आ जाएगा, जे, माइनस 6J। इसका मतलब हमें 6 के साथ आई और के नहीं लिखना, इन दोनों का रिजल्ट लिखना है माइनस जे। ठीक है, अच्छा इनको एक काम करता हूं ना, इसके बिल्कुल नीचे नीचे लिखते हैं, यानी कि 4K इसका आंसर है, देन माइनस का 6J, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका चेक करते हैं। आपको पता है आई क्रॉस जे बराबर होता है पॉजिटिव के, ये देखो ये रहा, आई क्रॉस जे बराबर होता है पॉजिटिव के, लेकिन जे क्रॉस आई बराबर होता है नेगेटिव के, नेगेटिव के। तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, और 4 के साथ कौन आ जाएगा, 4 के साथ के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जे क्रॉस के, हाँ ये पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया था ना, आई जे, जे के आई, ये ऑर्डर होता है, तो जे के ये ऑर्डर सही है बिल्कुल,
तो जे क्रॉस के करोगे तो ये बराबर होता है पॉजिटिव आई के। तो इसका मतलब नंबर 12 ही रहेगा और साथ में इसके साथ आई आ जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस के आई के बराबर है, तो 12 आई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद के क्रॉस आई, ये देखो आई क्रॉस के नेगेटिव जे था, लेकिन के क्रॉस आई पॉजिटिव पॉजिटिव जे, पॉजिटिव जे। तो यानी कि के क्रॉस आई बराबर होगा प्लस जे के। तो 6 के साथ सिर्फ और सिर्फ जे आ जाएगा, 6 के साथ सिर्फ और सिर्फ जे आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद के क्रॉस जे, ये देखो जे क्रॉस के पॉजिटिव आए तो के क्रॉस जे नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि ये बन जाएगा नेगेटिव आई। ये पॉजिटिव आए तो ये वाला नेगेटिव आए, तो 12 के साथ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 12 आए। ठीक है। अब आप चेक करो, हर एक नंबर पॉजिटिव भी होगा, उसका हर एक नंबर नेगेटिव भी होगा, सब आपस में कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। ये देखो ना, माइनस का 12 आए प्लस का 12 आए कैंसिल, प्लस का 6j माइनस का 6j कैंसिल, और माइनस का 4k प्लस का 4k कैंसिल, हेंस प्रूव्ड आंसर इज 0। ठीक है। हमारे पास ये दो मेथड्स होते हैं ए क्रॉस बी को फाइंड करने के, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करने के। अच्छा, इस वाले मेथड में आपको ज्यादा मतलब होता है ना, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, फिर 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, छुपाना पड़ रहा है, आई को सॉल्व कर रहे हैं तो आई को छुपाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आई जे के 3 अलग अलग ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। देखा जाए तो ये वाला मेथड जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा आसान है, लेकिन ये जब ही करना, दोबारा बता रहा हूं खुदारा, ये जब ही करना जब आपको इन वैल्यूज पर ग्रिप हो। आई क्रॉस, अच्छा ये तो मैंने आपको पता है एक एक स्टेप लिखवाया है, जब हम कर रहे होंगे सॉल्व, फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यूज पूछा जा रहा है तो हम ये क्रॉस जे नहीं लिखेंगे। हमें पता होगा कि अगर ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 लिखूंगा, और मैं फौरन जहन चढ़ाऊंगा कि भाई आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, पॉजिटिव के मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ये वाले लिखूंगा, ठीक है ना, ताकि मेरा टाइम बच जाए और आपका भी टाइम बच जाए। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। ठीक है। अगर मेथड्स में फर्क होता, मेथड्स सॉरी मेथड तो सेम है बिल्कुल, लेकिन अगर मेथड्स सेम होने के बावजूद सॉरी डिफरेंट होने के बावजूद अगर आंसर भी डिफरेंट आ रहे होते तो हमारा यहाँ पर आंसर 0 नहीं होता, हमारा यहाँ आंसर कुछ और होता जो कि आपने मुझे बताया था। ठीक है ना। तो इसको आप भले डिटर्मिनेंट से करें तब भी यही आएगा, डिटर्मिनेंट के बगैर इससे करेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, इन दोनों तरीकों को ध्यान में रखिएगा। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे उसकी एक की प्रैक्टिस कर लिएगा बस, दोनों में मत उलझिएगा, दो कश्तियों में सवार मत होइएगा वरना डूब जाएंगे। एक मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई इस वाले मेथड पे मेरी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, तो आप उससे ही करिएगा, दोनों को याद मत रखिएगा, खत्म बात। क्योंकि आपका आंसर सेम आना है, तो क्यों हम दोनों मेथड्स को अलग अलग करके बताएं। ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं वो वाकई में थोड़े से लेंदी होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी और वेक्टर प्रोडक्ट भी ना, वही पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की वजह से ये लगता ऐसा है कि ये टॉपिक एक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिखा हुआ होता है बस। लेकिन जब ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट की अलग पॉइंट्स हैं सारे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट के अलग पॉइंट्स हैं सारे के सारे, फिर इनके सॉल्यूशंस के दो अलग अलग तरीके, वेक्टर प्रोडक्ट को भी फाइंड करने के सॉल्यूशंस के दो अलग अलग तरीके। तो ये है कि जाहिर सी बात है, हर एक चीज पता तो होनी चाहिए ना इंसान को, तो क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है तो किसी पॉइंट को मिस नहीं कर सकते या स्किप नहीं कर सकते, तो इस वजह से इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वरना कंपैरेटिवली अगर दूसरे टॉपिक्स की बात की जाए तो उसमें तो जाहिर सी बात है, एक टॉपिक पढ़ लिया खत्म हो गया, दूसरी की तरफ चले गए, तीसरी की तरफ चले गए, चौथी की तरफ चले गए, तो उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होता ना। ठीक है।
चलें, फिर स्टार्ट करेंगे दूसरे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा सब, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।